नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मेकर में। कैसे आप सभी? गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार आप सभी जो है इस क्लास को शेयर कीजिए जिससे कि और भी बच्चे जो है वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, आज जो हम कर रहे हैं एनालिसिस कर रहे हैं आपके जीएस का, इसमें हम पूरा जीएस करंट अफेयर भी मैं करा दूंगा। सुनी सर आज अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह करंट अफेयर मैं करा दूंगा, और जो हिंदी के जो 5 क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हम यहां पर देख लेंगे। सारे क्वेश्चंस आपके लगभग अगर मैं कहूं आपके 98% क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपके एग्जाम से ही आए हैं। अभी मतलब जो क्लास है उसी से आए हैं। इससे पहले के 2% अगर देखूं तो इससे पुरानी वाली क्लासेस अगर आप रेगुलर होंगे तो आपको वहां ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और अगर जब साथ के साथ में आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यकीन होगा, जब आप देखेंगे अगर आपने रेगुलर क्लासेस ली हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ये जो क्वेश्चन है ये हमारे जो क्लासेस हमने की हैं उसी से आई हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से तो अब तक तो देख ही लिया था, यहां तो कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है यहां पर आपका ये, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कौन सा है? सबसे पहला है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? किससे लॉन्च किया है ये आपको बताना है। जो बुलियन है ये कहां लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका सी यानी कि गुजरात। कहां हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी यानी कि गुजरात। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला कौन सा है? अगला है आपका निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 में, निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? अब तक का अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किस देश ने ताइवान के ओर पास किया है? ये आपसे एक क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा था। क्या हो जाएगा इसका जवाब? तो जिन बच्चों ने इसका जवाब लगाया है बी यानी कि चीन, तो उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका 13 अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर और कोलकाता। सबसे पहली अंडर वाटर जो मेट्रो है ये किस में चली है, किस राज्य से चली है? तो याद रखिएगा ये चली है कोलकाता से। कहां से? तो ये चली है कोलकाता से। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? निम्नलिखित में से किस देश के, मतलब निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण जो है ये तैयार किया है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका इजराइल। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इजराइल। तो ये आपको याद रखना है। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। क्या करना है? क्लास को आप सभी को शेयर करना है और आपको इसे लाइक भी करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन छूटे तो नहीं? नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं, अगले पेज पर, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका ये, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? आपसे पूछ रहा है इनमें से किन किन के बीच सबसे पहली आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन हुआ है? आकाशा एयर जो है ये किसने चलाई है ये भी आपको कमेंट में लिखकर बताना है अगर आपको पता है तो। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये जो चली है ये चली है आपकी अहमदाबाद से लखनऊ। कहां से? तो याद रखिएगा, सॉरी, मुंबई से अहमदाबाद। कहां से? ये चली है आपकी मुंबई से अहमदाबाद। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आजादी के अमृत महोत्सव के तहत, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। इनमें से किस मंत्रालय के तहत अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान जो है ये प्रारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा ये प्रारंभ किया गया है संस्कृति मंत्रालय के तहत। किसके? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका ये 17, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका
भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में फिल इन द ब्लैंक्स नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। स्पेस लाइट इनमें से कोई नहीं, मून लाइट और स्काई लाइट। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका डी यानी कि स्काई लाइट। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्काई लाइट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, बाकी के क्वेश्चन और जो क्वेश्चन है उन्हें हम देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन और आगे जो क्वेश्चन है ये है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्या लगाया आपने इसका प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का जवाब आपने क्या लगाया है आपको भी कमेंट में लिखकर बताना। साथ के साथ में प्रश्नों के साथ आपको उनके आंसर्स कमेंट में लिखकर बताते रहने हैं, जिससे कि जो है आपको एटलीस्ट याद रहे कि आपने क्या आंसर्स लगाए हैं अगली बार के लिए भी। क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका अमित शाह। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके द्वारा जो है इसे किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया। अच्छा, ये तो राज्य है, अगर केंद्र शासित पूछ ले तो क्या हो जाएगा, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है, क्योंकि राज्य पूछा है तो केंद्र शासित भी पूछेगा। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी यानी कि गोवा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गोवा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा भारत का क्या नहीं है, पड़ोसी देश नहीं है। ये आपको बताना है, इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। कौन सा एक नहीं है, तो याद रखिएगा यूएई नहीं है, म्यांमार है, मालदीव है और चीन भी है, पर यूएई भारत का पड़ोसी देश नहीं है। आप कहोगे मालदीव, तो मालदीव के साथ हमारी जो है जल सीमा लगती है, तो वो भी हमारा पड़ोसी ही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका 21, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकड़ी केंद्र की शुरुआत की। कौन सा आईआईटी है जिसने इसकी शुरुआत की है, बताओ जरा कौन सा आईआईटी है जिसने इसकी शुरुआत की है। एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, अगर हो जाएगा। एग्जाम क्लियर ही नहीं हो रहा है, एक अच्छा स्कोर भी लेकर आना है। बहुत से बच्चों ने एग्जाम दिया है, याद रखना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी बी यानी कि आईआईटी मद्रास। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आईआईटी मद्रास। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे अगले पेज पर चलते हैं, है ना। ये स्वतंत्रता के बाद भाषा के बने, पहले एक बार चेक कर लेना, हाँ A14 ही ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपका 22, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। पहला राज्य बताइए जो भाषा के आधार पर बना है। कई बार कराया हुआ क्वेश्चन है, जीएस में बहुत बार मैंने ये प्रश्न कराया है, कई बार तुमसे पूछा है और तुमने भी जवाब सही दिया। पर दिक्कत यह है, क्या आज तुम जवाब सही देकर आए हो। तुमने बहुत बार इसका जवाब सही दिया है, बात ठीक है, पर क्या आज इसका जवाब सही देकर आए हो, यह ज्यादा जरूरी है। क्यों, आज का जो आपके आज के जो 2 घंटे थे यही मैटर करते हैं कि तुमने एक साल में जो तैयारी की, जो तुमने रिवीजन किया, वो तुम्हारे काम आया। तुम्हारा दिमाग उस समय तुम्हारे लिए वो काम कर पाया जो तुम चाहते थे। क्या हो जाएगा इसका, यह हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। एक बार कमेंट में यह भी लिखकर बता दो कि कब, कमेंट में लिखकर बताओ कब बना, ठीक है। चलो अगला क्या है, अगला आइए आपका लोकसभा में, ये 2-3 दिन पहले ही फिर से कराया है, ये मैंने जो है आपको उसमें भी कराया है मैराथन में। ये सारे क्वेश्चन आपको मैराथन से मिल जाएंगे और आपकी जो पीछे की क्लासेस हैं उनसे मिल जाएंगे। पर यह बात है कि आपने रेगुलर क्लासेस ली हैं, आपसे कहा गया है कि आपको एसएससी मेकर जो है परिवार आपका, आपको उसके साथ जुड़ना है, रेगुलर क्लास लेनी है, सारी क्लासेस लेनी है जो भी यहां पर आपको कराई जाती हैं। हर एग्जाम में इन क्लासेस से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। और अगर आप जो बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते हैं उनके एग्जाम भी एसएससी मेकर परिवार की टीम से की ओर से जो प्रयास किया जाता है वो एक तरह से एग्जाम के टाइम पर सफल होता दिखता भी है। लेकिन जो बच्चे 1-2 दिन की क्लासेस लेते हैं उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं वो आज जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं। ये
तय। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये है 25 वर्ष। कितनी है? ये है 25 वर्ष। ये एक बच्चे ने कोई राहुल मलिक है, उस बच्चे ने जो है वो भेजा, ये क्या नाम है इसका, पेपर, ये ठीक है। उसके भी कुछ मुझे लग रहा है आंसर बहुत से हद तक सही भी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता जो दिवस है ये किस तारीख को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। 1 अप्रैल, 10 नवंबर, 15 दिसंबर और 22 मई। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता जो दिवस है ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है आपका 22 मई को। किस दिन ये मनाया जाता है? आपका 22 मई को। तो ये आपको याद रखना है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 22 मई को। याद रखिएगा, गौरव 22 मई लगाकर आए हो तो बहुत बढ़िया। कब? 22 मई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपको बताना। कल ही कराया है, कल ही कराया है मैंने ये क्वेश्चन। मांजुली द्वीप। कौन सा? मांजुली। साथ में ये भी बताया है कि ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी के बीच में। कल ही कराया है क्वेश्चन, कल की, परसों की, कल की मैराथन में, कल ही कराई थी हमने मैराथन, उसी में क्वेश्चन है। उससे पहले की क्लासेस में कई बार रिपीट हुआ है, कई बार तुमसे पूछा गया है। जब भी ब्रह्मपुत्र पढ़ाया गया है, मांजुली साथ में पढ़ाया गया है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि मांजुली द्वीप। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मांजुली द्वीप। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए कितने हो गए? 25 तक पहुंच गया है ना, 26। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? आपको बताना। यह भी बताया है आपको, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? बताओ फटाफट से, क्या है हंगरी की? इसीलिए कहता हूं जो भी एग्जाम मतलब क्लास में बताया जाता है, जब क्लास आप कर रहे होते तो सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं लिखने होते, जब भी आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पर ऑप्शंस जो है क्लियर किए जाते हैं, ऑप्शंस को जब डिफाइन किया जाता है तो वो भी आपको लिखना होता है, क्योंकि वो भी आपके लिए नॉलेज है। वो जो ऑप्शन आपके पास आपके एग्जाम में आते हैं वो भी आपके लिए, याद रखिएगा, एक तरह से आने वाले इंफॉर्मेशन का काम करते हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। और ये देखो पूछी गई है। हंगरी की क्या है? तो याद रखिएगा ये है हंगेरियन फोरिंट। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी हंगेरियन फोरिंट। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे। 26 है ना, 27 पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय में है। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है। अगर दो क्वेश्चन एक साथ कर सको तो और भी अच्छा है, अगर देख के बता सको। ये लो, दो क्वेश्चन एक साथ आपको बताया जा रहा है, आपका सस्पेंस खत्म कर दिया जा रहा है। दो क्वेश्चन एक साथ है। पहला, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय फिल इन द ब्लैंक्स में है, कहां पर है? यूएसए, इनमें से कोई नहीं, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? महात्मा गांधी, गुलजार, रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कई बार आपको बताया गया है, जो भी बताया गया, जो आपने लिखा है याद रखिएगा, क्वेश्चन निश्चित बनने वाला है उससे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या क्या इन्होंने गठन किए थे, कहां इन्होंने भाषण दिए थे, सब आपको याद रखने। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? तो यह है आपके स्विट्जरलैंड में। कहां पर? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कौन सी जगह पर, कौन सी जगह है, यह भी आपको कमेंट में लिखकर बताना है। किस जगह पर है बताइए कमेंट में लिखकर। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक है पावर्स ऑफ द माइंड, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलो अगला 29 क्वेश्चन, ये ही अपने आप में बड़ा है। बताओ यूएनएफसीसी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? बताया गया है आपको। यूएनएफएफसी, यूएनएससी, यूएन और बाकी की जो आपके डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, इन सब की फुल फॉर्म, डब्ल्यूटीओ, इन सब की फुल फॉर्म आपको कमेंट में, जो मतलब कमेंट में नहीं, आपको बताई गई हैं और आपने लिखी होंगी। यूएनएफसीसी कई बार जब भी जो है वैश्विक जलवायु परिवर्तन के बारे में बात की गई है तो इसके बारे में बात की गई है और इसके बारे में आपने बताया। बस दिक्कत यह है कि आपने इसे लिखा नहीं होगा, और लिखा नहीं होगा तो आपके दिमाग में यह आएगा पता नहीं पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इसका सही जवाब है। पता नहीं क्या मारा होगा तुमने, क्या लगाया है? सी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। नौटंकी। बताओ अब, बताओ अब क्या करूं मैं,
अब बताओ, अब इसका क्या करूं मैं? अगर तुम इसको भी गलत करके आए होगे तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन होगा कैसे, कहां जाओगे, है ना? फिर वही वाली बात है, 84 लाख यूनियों में भटकोगे, फिर से क्या फायदा? बताओ जरा, नौटंकी के निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है, कहां का है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। कितनी बार तुमको शास्त्रीय नृत्य बताएं? शास्त्रीय नृत्य के साथ जब उत्तर प्रदेश कथक बताया है, उसी समय नौटंकी भी बताया है, साथ में तमाशा बताया है महाराष्ट्र का। याद रखना, तमाशा महाराष्ट्र, नौटंकी और तमाशा दोनों सेम ही है, लगभग लगभग, मतलब लोक नृत्य सेम नहीं है, नाम सेम है ना। तमाशा कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो, नौटंकी उत्तर प्रदेश, तमाशा महाराष्ट्र और लावड़ी महाराष्ट्र। तो याद रखना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। और क्लास को शेयर कर दो, क्या करना है, क्लास को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना। अब ये बताओ क्या ये कराऊं? अगर तुम इसे पढ़ सको तो, या फिर इस पीडीएफ को जो है जो ये पीडीएफ है, इसे आपके टेलीग्राम चैनल पर डलवा दिया जाए, वहां आप इसे पढ़कर कर सकते हैं। मैं इनके आंसर्स बता दे रहा हूं क्या क्या हो जाएंगे, ठीक है? चलो पहले देखते हैं, पहले मैं ये भी बता दूंगा कौन सा कहां पर लिखा हुआ है, ठीक है? साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है, और इसके लिए जो आपको जो मिल जाएगा, ये कहां मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको ऊपर। अपने दायित्व को का निर्वाह कैसे करता है? दर्पण के माध्यम से इतिहास बताकर, पूरी जानकारी देकर, दुष्प्रभावों को सामने लाकर। कैसे बताता है? साहित्य क्या है? साहित्य समाज का आईना है, और ये इसी के अंदर लिखा गया है, यानी कि दर्पण के माध्यम से काम करके, ठीक है? ये आपको याद रखना है। अगला इसमें साहित्य में, इसी में जो एक क्वेश्चन है, साहित्य केवल समाज का दर्पण है, क्यों? साहित्य केवल समाज का दर्पण है, क्यों? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। कहां लिखा हुआ है? ये यहीं कहीं लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है। समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता और अवांछनीय तत्वों के दुष्प्रभावों को साहित्य बड़े ही पैमाने पर मर्म स्पर्शी रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, इसीलिए इसे समाज का आईना कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? हमारे सामने लाने की ये क्या करता है, कोशिश करता है। आगे, प्रस्तुत गद्यांश का सबसे उच्च शीर्षक क्या होगा? इस पूरे गद्यांश में समाज और साहित्य के बारे में बात की गई है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए, समाज और साहित्य। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 34। मैंने जब भी आपको गद्यांश कराया है, आपको बताया है, इससे पहले की जब क्लासेस आपको पैड के लिए चलाई गई थी हिंदी की स्पेशल, उस समय गद्यांश के बारे में बताया है कि गद्यांश से बाहर जाके कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सब कुछ आपको गद्यांश के अंदर ही मिल जाएगा। इसका है, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्य का संदेह करता है। इनमें से कोई नहीं। साहित्यकार समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी और सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने के सदा पीछे रहता है, नहीं। साहित्यकार तोपों और तलवारों की शक्ति का प्रयोग करता है, बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका ए। ये आपको याद रखना है। पैट का क्वेश्चन था, ये पैट का एग्जाम था, ये जो पैट के बच्चे एग्जाम दे के आए, और उसमें भी हाय तौबा मचा रहे हैं बच्चे की, हे भगवान क्या पूछ लिया। बताओ, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? इसी में आपको मिलेगा, देखो इसी में कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, कैसे जो है, देखो ये देखो, साहित्य वह शक्ति है जो तोप और तलवारों में भी नहीं होती, मतलब इसका प्रयोग नहीं करता, पर इससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, ठीक है? चलो अच्छा यहां देख लेते हैं क्या था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन था आपका, पुरानी पीढ़ियों की जानकारी कैसे देता है? तो कैसे देता है हमें ये पुरानी पीढ़ियों की जानकारी? देखो, कभी साहित्यकार समाज की विसंगतियों और अडम्बरों पर प्रहार करता है, उसे अपेक्षित दिशाबोध कराते हुए प्रयत्नशील नहीं रहता। समाज के प्रति साहित्य का दायित्व, आशा का संचार करना, उत्साह, कर्तव्यबोध, दिशा आदि देना, ये इससे पहले आपने देख ही लिया है, ठीक है? इससे पहले अगर हम देखें तो जो साहित्य ये क्या करता है? साहित्य से ही किसी राष्ट्र का इतिहास, ध्यान से सुनो, साहित्य से ही किसी राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति और सभ्यता, वहां के पूर्वजों, विचारों, अनुसंधान, प्राचीन रीति रिवाजों, रहन सहन और परंपराओं आदि की जानकारी प्राप्त करता है। यानी कि क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका समाज का दर्पण होता है, इसलिए साहित्य द्वारा पुराने समाज की बुराइयों का परिचय दिया जाता है, नहीं। समाज में फैली अनैतिक, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछनीय तत्वों के दुष्प्रभावों को साहित्य द्वारा ही जाना जा सकता है, नहीं। किस तरह से जानकारी देता है ये पूछ रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा? राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जाते हैं। इससे पहले की जानकारी जानोगे तो कैसे जानोगे? अगर मैं ये कहूं कि अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या हमारे मतलब पहले के उसमें
औषधि या जो आयुर्वेद है इसके बारे में जानकारी मिलती है? तो बिल्कुल मिलती है। आयुर्वेद को लेके बहुत सी किताबें पहले लिखी हैं, चरक संहिता उसी को लेकर है। तो ये क्या है? ये साहित्य में लिखी हुई चीजों को जो है वहां देखकर आज आप जो है पढ़ रहे हैं कि हाँ तब ये जानकारी थी। सेम वही काम करता है। इसी तरह से ये भी है। तो इसकी जो पीडीएफ है ये आपको कहां मिल जाएगी? ये आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पर। इसके जवाब मैं बता देता हूं कहां पर जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो, पहला इसमें 70 और अहिंसा के मार्ग पर चलना 80 की धार पर चलने के समान है। क्यों? देखो यहां लिखा होगा 80 का मार्ग जिस हथेली पर सत्य की आराधना भक्ति है और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है, अथवा वह हरि का मार्ग है जिसमें हरि का मार्ग है और बाकी आगे जब आप देखेंगे तो यहां मिलेगा आपको, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग भी है। ठीक है, मतलब मुश्किल है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, सत्यरूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सत्य की आराधना करें, अंतर्निहित सत्य का साक्षात करें, हरि के मार्ग पे चलें। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा हरि के मार्ग पर चलें। तो यह आपको याद रखना। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपके हरि के मार्ग पर चलें। ठीक है, चलो, और जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला, चिरस्थाई के लिए यहां पर पूछा गया था कि कौन सा विलोम हो जाएगा। तो इस वाक्यांश में इसके लिए विलोम हो जाएगा क्षण भंगुर। अगला, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो ये जो ऑप्शन लगाया श्रद्धापूर्व अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। और इसके आगे जो क्वेश्चन आपका 40 क्या है? क्वेश्चन है आपका 40, जिज्ञासु और को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। और यह चीज आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगी। ये नीचे वाला जो नाश करना पड़े वह करता जाए, ये जो है ना इस पैराग्राफ में आप जब पढ़ेंगे तो ये आपको इसका आंसर यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो मैथ के क्वेश्चन गुलशन सर आपको कराएंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन अजय सर आपको करा चुके हैं। आगे चलते हैं। ये पहली शिफ्ट के क्वेश्चन है, अभी आपको दूसरी शिफ्ट बाकी है। अभी आपकी दूसरी शिफ्ट बाकी है, ये भी रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग और मैथ। ठीक, चलो आगे। अरे खतरनाक चीज आ गई है ना, इसे क्या कर लेते हैं? इसे मुड़का लेते हैं थोड़ा सा, है ना। चलो आपके, हाँ ये हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, ये यहां पर मतलब ये अभी तक यहीं पे। अच्छा चलो, हमारे लायक काम चीज मिल गई। ये रही, क्या है? 61। कहां पर है? 61 पे। बताओ, अब इसका जवाब ना दे पाओगे तो फिर क्या करोगे? अगर इसका जवाब ना दे पाओगे तो किताबें छोड़ दो और हाथ जोड़ लो कि माते हमसे ना हो पाएगा, है ना। सरस्वती माता से कहो माते हमसे ना हो पाएगा। इतनी बार पढ़े हैं और फिर भी इसका जवाब ना दे पा रहे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहां हुआ है यह बताना है। कश्मीर, पाटलिपुत्र, राजगीर या गया? बताओ जरा कहां हुआ है। बहुत बढ़िया, जूम करो। अरे जूम है, इससे ज्यादा जूम क्या करो? क्या देखना चाहते हो? अब तुम इसके ता के अंदर भी झांकना चाहते हो? चाहते क्या? अब ता के अंदर भी झांकोगे क्या? बताओ जल्दी से। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहां किया गया था यह आपको बताना है। क्लास को क्या करना है? क्लास को आपको शेयर कर देना है। फटाफट से शेयर कर दो। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक क्लास पहुंचानी है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक क्लास पहुंचानी है। उन्हें पता चलना चाहिए आज यूपी SSC पैट का एग्जाम हुआ है और आप एसएससी मेकर पर क्या कर रहे हैं? एसएससी मेकर पर आप कर रहे हैं एनालिसिस। बताओ, सारे प्रश्नों के जवाब सही हैं ऑलमोस्ट, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका राजगीर। दूसरी कहां हुई है, तीसरी और चौथी कहां हुई है पता है ना? नहीं पता है तो कमेंट में लिखकर बताओ कहां हुई है। ठीक है, चलो अगला। अगला है आपका, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी है? अब बताओ, यह भी जवाब तुम ना दे के आ पाए होगे, इसका जवाब तुम ना दे के आ पाए होगे तो बताओ क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट से, क्या हो जाएगा? किसे देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं? इसका वास्तविक नाम किन किन अभिलेखों में मिला, कितनी बार आपको बताया? और फिर भी अगर आप इसका जवाब ना दे के आ पाए होंगे तो समस्या वाली बात हो जाएगी। बताओ जरा क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, तुम जवाब दे के आए होगे ना, इसका पेपर दे के आए हो। बताओ क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका सम्राट अशोक। कौन? सम्राट अशोक। याद रखना, इनके बारे में बहुत कुछ बताया है। जैसे कलिंग वाला याद रखना, कौन सा अभिलेख में जानने को मिलता है, कब इन्होंने हमला किया था। ठीक है, कब ये गद्दी पर बैठे, कब ये नेपाल गए थे, कौन से वर्ष में नेपाल गए थे, कब इन्होंने नेपाल में कौन सा स्तंभ लगवाया था जिसमें महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में अंकित है। ये सब चीजें आपको बताई हैं और ये सब चीजें आपको करनी है, याद रखना है। ठीक है, चलो अगला। इसीलिए कहता हूं मैं नोट्स बनाया करो, लेकिन तुम हो कि आलसी हो, तुम मानोगे नहीं। पित्राद्युरा, अब बताओ, ये भी ना कर पाए होगे तुम, तब तो समस्या वाली बात है। पित्राद्युरा
क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है संगमरमर पर पित्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम फिल इन द ब्लैंक्स के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? कहां मिलता है? किसके मकबरा में देखने को मिलता है? एतमादुल्लाह के मकबरा में। और एतमादुल्लाह कौन था? नूरजहां का पिता। नूरजहां कौन थी? नूरजहां थी जहांगीर की पत्नी। किसकी? जहांगीर की पत्नी। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला साक्ष्य वहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग हुआ है? लो, दो क्वेश्चन। अच्छा, पहले फिलहाल इस पर एक ही बार ले लेते, अगले वाले में देखेंगे ना। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग हुआ है? बताओ कौन सा युग है? मध्य पाषाण, नव पाषाण, पुरापाषाण, ताम्र पाषाण। सबसे पहले तांबे का प्रयोग किस युग में हुआ है, यह आपको बताना है। बताओ फटाफट से। सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग की गई थी, यह भी आपको बताना। इनमें से किस युग में सबसे पहले किया गया है? किसमें? तो याद रखिएगा ताम्र पाषाण युग में। किसमें? ताम्र पाषाण युग में, ठीक है। चलो अभी आगे क्वेश्चन 65। चलो ये क्वेश्चन बड़ा है तो पहले एक ही क्वेश्चन से निपट लेते हैं ना। भूदान, बताओ यार, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? भूदान आंदोलन, ग्रामदान आंदोलन किसने शुरू किया? बताओ जरा, किसने शुरू किया? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बताओ फटाफट से, क्या हो जाएगा? क्या लगाया है तुमने इसका जवाब? राजा, अंजू, बालकृष्णन, बहुत बढ़िया। और याद रखना क्लास को शेयर करना है। क्या हो जाएगा? किसने शुरू किया? विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने। ये पहले सत्याग्रही भी थे, याद रखना, पहले सत्याग्रही है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जब शुरू हुआ था तब, ठीक है। अगला, क्योंकि हो सकता है अगले में पूछ ले, फिर तुम दांत फाड़ोगे कि हे भगवान ये कहां से आ गया, है ना। अच्छा बताओ, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? बताओ जरा, क्या हो जाएगा? कौन थी? तो याद रखिएगा ये थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। गांधी जी ने कहा था महिलाएं इससे दूर रहेंगी। बाद में जो है इन्होंने मांग उठाई, गांधी जी से बात की और उन्हें जो है मना लिया। किसके लिए? जो है पुरुष, जो दांडी यात्रा है, जो दांडी नमक यात्रा है, उसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? कितनी बार आपको बताया है कौन सा शासक था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। 1600 में भारत में कौन था? कई बार बताया गया, ये भी तुम ना करके आए होगे तो समस्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मुगल सम्राट अकबर था उस समय। कौन था? अकबर था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिद्ध प्रांत अलग हुआ? बताओ किससे अलग हुआ? ये भी ना कर पाए होगे तुम। 1935 का अधिनियम याद करो, जब तुमको सब चीज बताई थी, पूरा अधिनियम पढ़ के जब बताया था, वो वाली अगर क्लास याद हो तुमको तो बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1936 में सिंध को बंबई से अलग कर दिया गया। 1936 में सिंध को बंबई से अलग कर दिया गया था, याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया? आपको बताना है दिल्ली चलो का नारा जो है ये किसने दिया है, ये आपको बताना है। बताओ जरा, दिल्ली चलो का नारा जो है इनमें से किसने दिया? लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। भगत सिंह, याद रखना, इंकलाब जिंदाबाद पूछेगा, मानेगा नहीं, ठीक है। और अच्छा, करो या मरो, महात्मा गांधी पूछेगा, मानेगा नहीं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक पूछेगा ही पूछेगा। बताओ जरा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों दिल्ली चलो? दिल्ली चलो पर क्यों दिल्ली चलो ही नारा दिया उन्होंने? बताओ। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? कहां से हमने राष्ट्रवाद, बंधुत्व, इन सब की भावना ली है? कहां से ली है? कौन सी क्रांति थी? तो यह क्रांति है फ्रांसीसी क्रांति। कौन सी? यह क्रांति है आपकी फ्रांसीसी क्रांति। तो यह आपको याद रखना है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन। अब यह क्वेश्चन ना करके आप फ्रांसीसी क्रांति ना मार के आ पाए क्या तुम? बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा? मतलब यह कोई बात है? पूरा ऐसा लग रहा पढ़ाया हुआ सब बेस्ट कर दोगे अगर तुमने ना किया होगा तो। अगर ना किया होगा, जहां तक मुझे मालूम है रेगुलर क्लास वाले तो करके ही आए होंगे। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो एक दिन आए होंगे,
ठीक है, बताओ जरा निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? याद करो जब मानसून पढ़ाया था, याद करो जब मानसून बताया था, अक्टूबर हीट के बारे में बताया था, क्या कारण है अक्टूबर की गर्मी का? फटाफट से बताओ। भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब, गर्म और शुष्क मौसम, निम्न वेग हवाएं और उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। क्या है? एक तो उच्च तापमान, ऊपर से ह्यूमिडिटी बहुत है, यानी कि सही जवाब हो जाएगा आपका डी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा ऊंचा तापमान। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगला, भारतीय मानक समय, कल की कोई क्लास को याद कर लो। चलो बहुत हो गया, बहुत पहले नहीं जाते, मैं तो 5 दिन पहले लेके जा रहा था, कल की बात याद करते हैं। आज सुबह की क्लास याद कर लो, ठीक है, कल की याद करो, परसों की याद करो, उससे 2 दिन पहले की भी। ये 5-7 बार कराया, अभी 3 दिन में 5-7 बार पूछा मैंने आपसे। बताओ भारतीय मानक समय, आपको मैप से प्रॉपर जो है बताया है कहां कहां से निकलती है, कहां कहां से नहीं निकलती है। बताओ जरा क्या हो जाएगा, किन किन राज्यों से जीएमटी निकलती है, बताओ फटाफट से। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से फिल इन द ब्लैंक्स आगे कितनी? तो 5.5 घंटे। क्या लिखते हो? जीएमटी 5:30। जब टाइम सेट करते हो, वो नोकिया वाला जो फोन था पुराना वाला, देखा ना, उसमें कोलकाता दिल्ली सब लिखा था, तो क्या करते थे? जीएमटी 5:30। याद है कि नहीं? बहुत अच्छे। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चलो 2 क्वेश्चन एक साथ लो, पकड़ो। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, कौन सा जनसंख्या वितरण को जो है प्रभावित करता है, उसका आर्थिक कारण नहीं है। दूसरा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन किन के बीच में? कई बार आपको बताया है, नेपाल में से सागर माता के नाम से जानते हैं। कई बार आपको बताया है कि ये जो है 8848 से अब 8849 हो गई है, और इसकी गणना चाइना ने किया, किधर से? तिब्बत की ओर से। यानी कि क्या है, ये हो जाएगा आपका नेपाल और तिब्बत। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा पानी की उपलब्धता। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी पानी की उपलब्धता। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अगला, अगला है आपका ये, चलो, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? आपको बताना है पंचवर्ष की। कितनी बार जब आपको योजना आयोग पढ़ाया है और कहा गया है कि जब योजना आयोग जो है क्या करता है, योजना आयोग जब योजना बनाता था तो जो है नेशनल विकास परिषद उसे अंतिम सहमति देता था, क्योंकि इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। वो देखते हैं क्या उनके राज्य के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद, इसे बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगला, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां फिल इन द ब्लैंक्स क्षेत्र से संबंधित होती हैं। मैंने क्या बताया? मैंने बताया जब भारत स्वतंत्र हुआ था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत में सबसे अधिक क्रियाएं किससे संबंधित थी? प्राथमिक क्षेत्र से, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों से, ठीक है। किससे? प्राथमिक से। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसका डी। और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। क्या करना है? क्लास को आप सभी को शेयर जरूर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा नहीं है? सॉरी, हिस्सा था। हरित क्रांति कहां का जो है सफल हुई है, कब शुरू हुई है, कौन इसके जनक है, क्या क्या इसके फायदे हैं, क्यों वहीं सफल हुई है, आपको सब बताया है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा, अगर आपने लिखा होगा, तो आपका ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से कराएंगे। क्या है? रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, सही है। सिंचाई, बिल्कुल। और उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीच HYV जो बीज वगैरह होते थे, वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भी उक्त सभी। सभी सही है, जो 3 ऑप्शन है तीनों के तीनों इसमें क्या है? सही है, ठीक है। अगला बताओ, इसका जवाब क्या दिया? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। कितनी बार बताया? बताओ, इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बताओ फटाफट, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? बताओ तेजी, जल्दी से बताओ। बिहार का शोक किसे कहेंगे? बहुत अच्छे, किसे कहेंगे बिहार का शोक? किसे कहते हैं? कोसी को कहते हैं। किसको? कोसी को। दामोदर को किसका शोक कहते हैं? दामोदर को किसका शोक कहते हैं, ये आपको बताना है। बताओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया ना, कोसी, हुगली। चलो, सॉरी, हुगली नहीं, कोसी। अच्छा, कल एक क्वेश्चन कराया था, अभी 3-4 दिन में कराया, याद होगा। सबसे पहला जो कपास कारखाना, वो सॉरी सूत का जो कारखाना है, वो कहां लगा था, है ना? याद रखना, कब लगा था और कहां लगा था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जा सकता है? कौन सा उपक्रम है जिसके लिए संसद एक विशेष कानून पारित करेगा तब कर सकता है? और ये क्या है? ये है आपका वैधानिक नियम। क्या है? वैधानिक नियम। तो ये आपको याद रखना है,
ठीक, चलो अगला, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? भारत की संघ कार्यकारिणी में इनमें से कौन एक शामिल नहीं है? उपराष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। आपको बताना क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है आपका 80। क्या लगता है भारत की संघ कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं है? तो उपराष्ट्रपति शामिल होता है, राष्ट्रपति शामिल होता है, स्पीकर, वाइस स्पीकर, सभापति सब होते, पर कौन नहीं होता? मुख्यमंत्री इसमें नहीं आते। देखो ध्यान दो, संघ की कार्यकारिणी की हम बात कर रहे हैं, किसकी? संघ की कार्यकारिणी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्या है, क्या किसने लिख रखा है? सर ये क्लास एमपी पुलिस के एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तुमको क्या लगता है मैंने एग्जाम लिया है? ये सरकार ने लिया है, सरकार ने लिया है, उन एग्जामिनर्स ने सेट किया है जो और भी एग्जाम सेट करते हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन जरूरी है कि नहीं है? जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए वो क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है, बात खत्म। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक है? बताओ, याद करो, जब मैंने आपको भारत के विकास बैंक बताए थे तब आपको एक बैंक बताया था जिसका नाम है सिडबी। क्या नाम है? जिसका नाम है सिडबी। सिडबी, नबार्ड, एक्जिम बैंक, ये सब क्या है? ये सभी विकास बैंक है। यहां किसकी बात कर रहे हैं? वाणिज्यिक बैंक की। और बाकी के क्या है? HDFC, ये क्या है? HSBC, हाँ जो भी है, ये है ICICI और भारतीय स्टेट बैंक, HDFC, है ना? ये सभी क्या है? ये सभी वाणिज्यिक बैंक है। पर सिडबी क्या है? सिडबी एक विकास बैंक है। क्या है? सिडबी एक विकास बैंक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन है? देखो, आप मानवाधिकार आयोग की साइट पर लिखा है कि ये एक स्वतंत्र, क्या है याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये क्या है? तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये एक स्वतंत्र आयोग है। तो ये आपको याद रखना, किस पर लिखा है? ये साइट पर लिखा है, किसकी? तो याद रखिएगा मानवाधिकार आयोग की साइट पर, ठीक है। स्वतंत्र वैधानिक संस्था है ये, ठीक। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, गृह मंत्रालय या इनमें से किसी मंत्रालय के अंतर्गत ये नहीं आती। उस पर ऐसा लिखा है, अगर स्वतंत्र है तो किसी के अंतर्गत नहीं आ सकती, स्वतंत्र वैधानिक संस्था है वो, ठीक है। चलिए, स्वायत्तता, उसमें जो साइड पर जाओगे ना उसकी, तो उसमें नीचे लिखा है पूछे जाने वाले प्रश्न, नीचे बिल्कुल नीचे वहां क्लिक करोगे तो एक क्वेश्चन ये है, क्या जो राष्ट्रीय, क्या है ये, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, क्या इसे स्वायत्तता प्राप्त है? तो उसमें लिखा हुआ है हाँ, मतलब ये आयोग के जवाब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? इनमें से कौन है जो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में या प्रदेश में क्या कर सकता है? उच्च न्यायालयों को स्थापित कर सकता है। तो उच्च न्यायालय स्थापित कौन कर सकता है? यह कर सकती है संसद। कौन कर सकती है? यह कर सकती है संसद। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में है? इनमें से आपको बताना है कौन सा एक है जो क्या है, इनमें से कौन सा एक जो है संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बात करता है? बताओ फटाफट से, कौन सा एक बात करता है? 120, 124, 122, 118, याद करो, याद करो मैराथन। अगर तुमको ये क्वेश्चन बहाना मिला हो, बताओ जरा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 124। इससे पहले का आंसर संसद है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। ये क्वेश्चन बताओ क्या मतलब क्या है? बताओ फटाफट से, क्या जवाब दिया? तुम दे के आए कि नहीं? जो बच्चे रेगुलर जवाब दे के आए होंगे, जिन्होंने रेगुलर क्लास लिया, उनके लिए बहुत आसान पेपर था आज का। बिल्कुल ऐसा वो नहीं है कि बिल्कुल थाली जो है बिस्तर पर ही आके, जैसे घर में नहीं चिल्लाते कि चाय बिस्तर पर ही चाहिए, वैसा ही कहीं कुछ कष्ट ही नहीं करना पड़ा, सब कुछ सही सलामत मिल गया। बस रेगुलर क्लासेस की हो, बस रेगुलर क्लासेस की हो, इतना बहुत है, इतना बहुत है। बस रेगुलर क्लासेस की हो, रिवीजन अपना कर लिया हो, बात खत्म, इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा किसे मौलिक अधिकार को लागू कराने की शक्ति है, तो ये है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। आर्टिकल 32 और 226, आर्टिकल 32 और 226। और तभी मैं कहता हूं मैराथन जब कराई जाती है तो वो आपके हित के लिए होती है, पर तुमको पता नहीं क्या मजा ही आ जाता है, बिल्कुल है ना। वो वाली स्कूल वाली आदत है कि बंक करके बाहर घूमने का मजा ही अलग है, क्लास छोड़ के बाहर घूमने का मजा ही कुछ और है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? बताओ। और जिन्होंने बंक मारी होगी उनके फिर आज दांत नपोर रहे होंगे बैठे बैठे कि हे भगवान क्या होगा, मुझे सही सलामत चल रहा हो तो सब कुछ, पर दिक्कत है गई अब, है ना। बताओ जरा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ये आपको बताना है कौन सी है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऑक्सीजन, पाइप्ड प्राकृतिक गैस और ग्रीन हाउस गैस। ग्लोबल वार्मिंग, जब भी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया है
जब भी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया, इसके बारे में बताया ही बताया है। क्या है? ग्रीन हाउस गैस। क्या है? ग्रीन हाउस गैस। कौन सी? ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस आती हैं बताओ, फटाफट से बताओ, इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस आती हैं? अच्छा, निमोनिया। ले और बताओ, निमोनिया मानव के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वक्र, हृदय, यकृत, फेफड़े। अच्छा बताओ, जब टीबी होती है तो वो किसे प्रभावित करती है? उसी समय इसे भी बताया था, जब टीबी के बारे में बताया था ना, जब भी टीबी के बारे में बताया इसे भी बताया। बताओ जरा क्या हो जाएगा? निमोनिया मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? ये करती है फेफड़ों को। किसे? ये करती है फेफड़ों को। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। बताओ जल्दी से। वानस्पतिक रेशा नहीं है, प्लांट फाइबर इनमें से कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा, नायलॉन नहीं है। ये क्या है? ये कृत्रिम है। क्या है? प्लास्टिक वगैरह तो बनता है, कृत्रिम है। ठीक है, और बाकी के क्या है? जूट, फ्लैक्स, कॉटन। इसके अलावा अगर आप बात करें नारियल की, या इसके अलावा अगर आप बात करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं कैनाबिस की, या इसके अलावा बात करें तो हिबिस्कस। कौन सा? हिबिस्कस। ये सभी क्या है? ये सभी वानस्पतिक रेशे हैं। और नायलॉन क्या है? ये है आपका कृत्रिम। ठीक, चलो अगला, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? बताओ, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करेगा तारों का रंग? कितनी बार बताया? चंद्रशेखर सीमा याद है? याद है चंद्रशेखर सीमा जब आपको बताया था, जब ज्योग्राफी आपको पढ़ाई थी अभी हाल फिलहाल में, और यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बताओ फटाफट से, क्या है? उसके तापमान पर। किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर निर्भर करता है। ये याद रखना। अब क्या याद रखना? अब तो आगे अगले वाले एग्जाम के लिए याद रखना। अब बस इतना याद रखना कि क्लास में रोज आना। समझ रहे हो? चलो आगे देखें। ठीक, हाँ, एक क्वेश्चन ये है, लो, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? और ये पहली शिफ्ट है, अभी दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन है। दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन पकड़ोगे तो माथा पकड़ोगे, क्योंकि इस तरह का भी पेपर आता है। क्या इतना आसान पेपर? बिल्कुल आसान पेपर। मतलब बस क्लास करो और आंसर लगाओ और घर जाके सिलेक्शन ले लो, बस कुछ नहीं। मतलब एक अच्छा स्कोर बस प्राप्ति हो रही है, एक तरह से निर्माण प्राप्त हो जाता है, वो प्राप्त हो जाएगा। बताओ, पादप कोशिका भित्ति इनमें से किसकी बनी होती है? तो याद रखना, यह बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की। और इसके अलावा तो याद रखिएगा, दो से बनी होती है, एक होती है सेल्यूलोज और एक होती है पैक्टिन। अगर दोबारा पूछ ले या कल किसी का एग्जाम हो तो याद रखना, सेल्यूलोज और पैक्टिन। क्या? सेल्यूलोज और पैक्टिन। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलो, आज ही के दिन एग्जाम था, हम आज ही के दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगला, किस विकल्प में शब्द युग्म का भेद अर्थभेद सही नहीं है? आपको बताना है। कल परसों मैराथन हुई थी, याद है? हिंदी वाली, परसों 2 बजे, उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ये आपसे पूछ रहा है अर्थभेद सही नहीं है। अनिल, अनल, हवा और आग, बिल्कुल सही है। अपेक्षा और उपेक्षा, आशा, अपेक्षा किसी से करते तो आशा करते, उपेक्षा किसी कर देते तो निरादर कर देने। मतलब कोई बराबर में खड़ा, उपेक्षा कर दी, नहीं देख रहा है तो घूम गए। हाँ ठीक है, नहीं बात करेंगे। और अंश, अंश यानी कि हिस्सा, और अंश यानी कि कंधा, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? अवलंब और अभिलंब। अवलंब क्या हो जाएगा? तो अवलंब का अगर आप अर्थ देखना चाहें तो याद रखिएगा, जो अवलंब है इसका अर्थ जो आपका हो जाता है, एक तरह से अगर देखें तो एक तरह से सहारा या ओट कह सकते हैं आप। ठीक है, और अविलंब की बात करें तो जो अविलंब है ये देरी, किसके लिए? देरी या विघ्न वगैरह की आप जो है इसे इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, चलो अगला, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची नहीं है? लो, पार्वती, रुद्राणी, भवानी। पार्वती के पर्यायवाची आपको बताएं, सरस्वती के बताए हैं, यमुना के बताए हैं, गंगा के बताए हैं, उसी में पार्वती के भी बताए हैं। अगर तुमने लिख लिए होंगे तो बल्ले बल्ले, नहीं लिखी होगी तो फिर देखो। दानव, निशाचर। अंबक किसका है? आंख का है। किसका है? ये है आंख का। निलय किसका है? घर का है। किसका है? घर का है। ये लो, रीता, रिक्त, तिक्त किसका है? कमेंट में लिखकर बताओ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये पार्वती, रुद्राणी, भवानी। अगर तिक्त पता हो तो बताओ कमेंट में लिखकर क्या हो जाएगा। अगला, अरे अगला बताओ, किस विकल्प में? अच्छा ले, सही विलोम युग्म, नूतन, पुरातन, जोड़, मेल, कर्कश, खुरकुरा, निषिद्ध, तुच्छ। क्या सही है? नूतन होता है नवीन, नया का विलोम जब बताया, प्राचीन का होता है पुरातन। ये लो, ये जोड़ा सही है, ये वाला जोड़ा बिल्कुल सही है। अब इसको भी ना करके आ पाए तुम तो समस्या वाली बात है। तुमका भाई के चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान दे लो, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट, अगला क्या है? ख्याली पुलाव पकाना। लो, तुमसे कितनी बार कहा है कि ख्याली पुलाव मत पकाया करो, जो क्लास में है उसे देखो, समझो, लिख लो, नोट्स बना लो, जब एग्जाम देने जाओ तो उससे पहले रिवाइज कर लो। लेकिन नहीं, तुमको ऐसा लगता है बिल्कुल ब्रह्मा उतर के आएंगे ऊपर से और तुमको ले ज्वाइनिंग लेटर दे के जाएंगे कि लो बेटा जाओ मजे करो।
क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ख्याली पुलाव पकाना, असंभव बातों की कल्पना करना। ख्याली पुलाव पकाना मतलब क्या होता है? असंभव बातों की कल्पना करना। पढ़ोगे तुम, है नहीं, बिस्तर में पड़े हो रजाई में कि सर्दी आ रही है, अब कौन ही बाहर निकलेगा, छोड़ो यार, कौन पढ़ाई करे, कौन हाथ निकाल के लिखे, दिक्कत वाली बात तो है ही। और फिर तुम चाहते हो कि ब्रह्मा आके तुमको क्या देके जाए? ब्रह्मा आके तुमको ज्वाइनिंग लेटर देके जाए कि भाई साहब आपकी जॉब लग गई है। बताओ महर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महर्षि का संधि विच्छेद क्या है ये आपको बताना है। कितनी बार बताया है संधि विच्छेद में और वैसे भी? बताओ जरा कौन सा है? महा प्लस ऋषि, क्या हो जाएगा? महर्षि। आ और री के साथ जब आता है तो अर हो जाता है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका महा प्लस ऋषि। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी यानी कि महा प्लस ऋषि, तो ये हो गया आपका महर्षि। ठीक है, ये क्या हो गया? ये तो हो गई आपकी पहली शिफ्ट। क्या हो गई? ये हो गई आपकी पहली शिफ्ट। अब चलो भैया चलते हैं दूसरी शिफ्ट पर। ठीक है, सेकंड शिफ्ट, ये है आपकी सेकंड शिफ्ट। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है या नहीं? कमेंट में लिखकर बताओ। थामा सही सलामत हो भाई। दिखाई दिखाई दे रहा है? अगर दे रहा है तो ठीक, इधर और इधर के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कमेंट में लिखकर बताओ कि दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बताओ। हाँ, इतना ही सरल क्वेश्चन आया था फिर भी नहीं कर पाए थे। क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर देना। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? इनमें से कोई नहीं, सबसे पहले यही। दूसरा, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, बिल्कुल नहीं। नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, ये बिल्कुल सही है। जब भी आपको दांडी मार्च पढ़ाया है तो इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, लोगों में से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु नहीं। अगर निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कौन सा है? तो पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय जो है ये हो जाएगा आपका कैस्पियन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कैस्पियन। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा? कैस्पियन सागर। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो थोड़ा और जूम देखो, यहां दिखाई दे रहा हो तो दिखाई दे रहा। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? इनमें से कौन सा जो है 1857 के विद्रोह का परिणाम था? कारण नहीं पूछ रहा है, 1857 की क्रांति की वजह से आगे चलकर क्या हुआ वो पूछ रहा है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शिकायत शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया, यही किया गया था। गवर्नर जनरल को हटा के क्या करा दिया गया? वायसराय बना दिया गया था। और क्या किया गया था? यह कहा गया था कि अब कंपनी का शासन खत्म और ब्रिटेन का शासन शुरू, है ना, ब्रिटेन महारानी का। तो क्या हो जाएगा? यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल है? कब, कितनी बार बताया, कितनी बार ये बताया है? बताओ। अब ये क्वेश्चन तुम ना कर पाओगे और उसके बाद तुम मतलब क्लास ना लोगे और फिर तुम उम्मीद करोगे कि हे भगवान कुछ हो जाए, तो भगवान तो उतर के नहीं आ रहे। समझ लो इस बात को, तुम्हारी मदद करने ऊपर तक कोई नहीं उतर रहा, तुम ही हो। तुम्हें ही सुबह सुबह बैठना पड़ेगा लेके किताब और कॉपी। भगवान नहीं पढ़ेगा, उनने वेद लिख दिए, उनने जो लिखना था उनने लिख दिया, तुमको बुद्धि दे दी, मजे करो। बताओ जरा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका स्वतंत्र भारत का, ये हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। अगर स्वतंत्र भारत का ये पहला भारतीय पूछा, याद रखना, अगर पहला गवर्नर जनरल पूछते तो कौन हो जाएगा? माउंटबेटन। और अंतिम सी राजगोपालाचारी, पहले भारतीय सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? इनमें से कौन सा वह अधिनियम है जिससे बर्मा को भारत अलग किया गया? फिर से 1935 का शासन अधिनियम। याद है वो क्लास जिसमें पूरा शासन अधिनियम पढ़ के बताया था आपको? एक किताब का जो है मैं प्रॉपर वो लेकर आया था जिसमें सारे प्रावधान थे और आपको बताए। ठीक है, बताओ भारत सरकार का जो अधिनियम है 1935, उसके बाद से बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। इससे पहले ये भारत का ही हिस्सा था। अगला, भारत को ब्रिटिश सेना से मुक्त करने के लिए भारतीय सेना INA का गठन किसने किया? रास बिहारी बोस, भगत सिंह, मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस। किसने ये किया है ये आपको बताना है, बताओ फटाफट से।
मुझे ना देखो, मैं तो क्वेश्चन देख रहा हूं। ठीक है, बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया? यह किया है मोहन सिंह ने। किसने? मोहन सिंह ने। तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा अगला, सागौन के जंगल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? सागौन के जंगल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? और अगला है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाए और कई दिनों तक लगातार जारी रहे, इसे मानसून का क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मानसून का प्रस्फोट या मानसून का फटना। सेम जैसे बादल फट जाता है ना। ठीक, अगला, सागौन के जंगल कहां पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाते हैं, ये मध्य प्रदेश में। कहां पर? ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक, अगला, जीएमटी का पूर्ण रूप बताओ। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? जीएमटी का पूर्ण रूप है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम। अगला, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रति व्यक्ति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या। 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जन्म दर। क्या कहते हैं? यह कही जाती है आपकी जन्म दर। यह आपको याद रखना है। ठीक, चलो आगे ये क्वेश्चन देखते हैं। ये बताओ 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? कितनों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में? तो यह किया गया है टोटल 14। कितने का? यह किया गया है टोटल 14। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद फिल इन द ब्लैंक्स उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन। कौन सा? परमाणु ऊर्जा उत्पादन। यह आपको याद रखना है। अगला, योजना आयोग। लो, पहले अध्यक्ष और अंतिम अध्यक्ष आपको कई बार बताएं। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, ये थे श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। कौन थे? श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो ये आपको याद रखना है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। और क्लास को शेयर करना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता? नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर, जो जहां पर ज्यादा एम्प्लॉय पाए जाते हैं, कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र, चतुर्थक, तृतीयक और द्वितीयक। तो कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयर हैं ये पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका ये, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? कौन सा वह राज्य था जहां आरंभ स्थल के बारे में चुना गया? तो यह था आपका ए यानी कि पंजाब। क्या था? यह था आपका ए यानी कि पंजाब। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए? आपको बताना है इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो इनके हितों के संरक्षण के लिए है। किसके लिए? अल्पसंख्यकों के हितों के। किसके? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कौन सा जो है आर्टिकल करता है? तो याद रखिएगा, यह है आपका आर्टिकल 29। कौन सा? आर्टिकल 29। अगला, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया था? 39A कई बार बताया गया। और यह क्या करता है? यह समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, है आगे, हाँ, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? 11 के 11 मौलिक कर्तव्य के लिए आपको स्पेशल अलग से वीडियो डाली गई है। 11 से 11 मौलिक कर्तव्य, और उनके मौलिक कर्तव्य को जब भी 42वां संविधान संशोधन बताए जाते हैं, क्योंकि पता है ये एग्जाम में आएंगे, मालूम है ये एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तुमको नहीं मालूम ना, तुमको बस ये है कि 2-4 चीजें देखनी, बात खत्म। तुमको बाकी के बैकएंड में कितने जो एग्जाम जो खंगाले जाते हैं देखने के लिए कि तुमको एक अच्छा कंटेंट दिया जा सके। एसएससी मेकर टीम इसी में लगी रहती। एसएससी मेकर परिवार आपके लिए इसी के लिए है कि कौन सा क्वेश्चन अच्छे से अच्छा किया जा सके। अजय सर खुद अपने क्वेश्चन कई बार देखते हैं, उसके बाद लेकर आते हैं तुम्हारे। बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका ये सभी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। यह क्या है? यह है आपका मौलिक कर्तव्य। क्या है? ये तीनों के तीनों मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अच्छा आगे अगला, सभी अम्लों में समान तत्व है। मतलब कि बेसिकली बात यह है कि जब अम्लों की धातुओं से क्रिया कराई जाती है ना, तो हर अम्ल हाइड्रोजन छोड़ता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। अगला, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन फिल इन द ब्लैंक्स में लेपित होते हैं। ये पता है? ये 2019 में मंडी एक यूपी SSS की तरफ से मंडी का एक एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन के लिए क्या है? इसमें है टेफलॉन। क्या है? यह है आपका टेफलॉन। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
अनुच्छेद 245 के अनुसार फिल इन द ब्लैंक संसद का कार्य है। 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? तो संसद का कार्य है कानून बनाना। क्या है? संसद का कार्य है कानून बनाना। क्लास को शेयर जरूर करना। क्या करना है? क्लास को शेयर करना है। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कई बार बताया है, सरकारिया आयोग, इंद्रजीत समिति और इस तरह के कई आयोग आपको जो है जो है क्लास में बताए गए और कहा गया है कि लिख लो भैया, लिख लो, ना लिखोगे तो पछताओगे और पछता रहे हो। क्या हो जाएगा? यह है केंद्र और राज्य संबंध। क्या है? केंद्र और राज्य संबंध। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला है आपका प्रकाश वर्ष का एक माप है। आपको बताना है प्रकाश वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स का एक माप है। इनमें से कोई नहीं, हवाई जहाजों की गति, प्रकाश की गति या तारकीय दूरी। तो याद रखना प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी मापता है। क्या मापता है? प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी मापने के बीच में आता है। कभी भी एक तारे से दूसरे तारे के बीच की जब दूरी मापी जाती है तो कहते हैं इतने प्रकाश वर्ष दूर हैं ये एक दूसरे से, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका, अरे ये तो मैथ क्या आ गया, ये अभी गुलशन सर कराएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? जाहिर सी बात है डॉल्फिन। कौन सा है सबसे ज्यादा जो दिखाई दे रहा ना? हाँ दिखाई देना चाहिए। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डॉल्फिन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन, पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? किससे प्रभावित होता है पौधे का विकास? तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से जो है ये क्या होता है? ये आपको प्रभावित होते हैं पौधे की जो वृद्धि है वो, ठीक। अगला ये तो भिन्न आ गई, ओके। चलो इधर देखते हैं, कुछ हमारे लिए है ना। हाँ इधर, ये तो मैथ है। अच्छा, स्थावर का विलोम क्या? लो स्थावर का विलोम ना बता पाए होगे तुम? स्थावर का विलोम ना बताया गया होगा तुमसे? बताओ फटाफट से, क्या लगा क्या हो? स्थावर का विलोम क्या लगाए हो? अगला, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। तो बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, मुहावरा है। और ये इसका अर्थ भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। और ये क्या था? ये है आपका जंगम। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जंगम। अगला है आपका ये स्वल्प का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपसे स्वल्प का संधि विच्छेद जो है ये क्या हो जाएगा? और इति लो, इति सी चीज इति नहीं कर पाए तुम। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? कमेंट में लिखकर बताओ। और क्लास को शेयर करना। क्या करना है? क्लास को शेयर करना है और इसे लाइक करना है। क्या हो जाएगा? स्वल्प का हो जाता है सु प्लस अल्प। क्या हो जाएगा? ऐसा ना कहो यार। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सु प्लस अल्प, ठीक है। और इति, तो इति क्या होता है? इति होता है समाप्ति। और ये इति क्या होता है? ये होता है विघ्न। यानी कि ये क्या हो जाएगा? समाप्ति और विघ्न। क्या हो जाएगा? समाप्ति और विघ्न। अगला क्वेश्चन है आपका ये, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं? ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए अगर एक शब्द आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आस्तिक। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आस्तिक, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। ये है आपका बढ़िया लैपटॉप की क्या करेंगे हम? हाँ यहां आते हैं, है ना। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में, कब? जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और फिल इन द ब्लैंक्स के बीच हरी झंडी दिखकर रवाना किया गया। ये उत्तर की ओर जाएगी, किसके? नेपाल में भी जाएगी। ये कहां जाएगी? नेपाल में भी ये जाएगी। तो याद रखना। आगे आपका भारत में दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी गई हैं? तो ये दी गई हैं नेपाल को। किसे दी गई हैं? ये दी गई हैं नेपाल को। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा ये तो मैथ का मेरे बस का नहीं है ये, ठीक है। इसे और ये अजय सर करा गए होंगे आपको। चलो इधर देखते हैं। भाई अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी शुरू की है? किसने शुरू की है? 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी इनमें से किसने दी है? तो कर्नाटक द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? कर्नाटक के द्वारा दी गई है। क्लास को शेयर करना है, याद रखना। और क्लास में जो भी क्लासेस चल रही है आपकी, सुबह 6 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 4 बजे, रात 8 बजे, सभी क्लास के साथ जुड़ना है। ये पेपर देख के इतनी अकल तो तुमको आई ही होगी, है ना।
चलो अगला, जून 2022 में, किसमें? जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम शुरू किया गया? किस देश के साथ? तो ये है आपका यूके। ये सब अश्विनी सर ने अपनी क्लास में करा है, ये सारे मैथ का क्वेश्चन गुलशन सर आपकी क्लास में करा चुके हैं लगभग, और बाकी अभी बताएंगे तो आपकी क्लास लेंगे कि क्यों आपने अगर क्वेश्चन नहीं किए तो क्यों नहीं किए, और अजय सर आपकी अभी क्लास लेकर गए ही हैं, है ना? क्या हो जाएगा? ठीक, चलो अगला है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 51, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नारी को नमन नाम की एक नई योजना चलाई है? नारी को नमन, यह योजना किसके द्वारा चलाई गई है? यह आपको बताना है, बताओ फटाफट। नारी को नमन किसने चलाई है? अरे चल जा भाई, बताओ। नारी को नमन किसकी है? उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका क्या हो जाएगा? और आपका पंजाब। ये किसने चलाई है? ये चलाई है हिमाचल प्रदेश ने। किसने चलाई है? ये चलाई है आपकी हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है? चलो अगला है आपका ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया था? तो ये किया है इन्होंने वाराणसी। कहां पर? वाराणसी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक? अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका ये, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? बताओ इनमें से कौन सा है? विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, नीति आयोग और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि नीति आयोग, ठीक है? चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बन रही है? कौन सी सरकार द्वारा सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप योजना बन रही है? और यह बना रहा है उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है? चलो अगला उधर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख। और अगर बात करें सबसे छोटा का, तो इनमें सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा यह है आपका, इन चारों में है लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक? चलो आगे, भारत ने कुछ क्वेश्चन तो बस मुझे लगता है एवं ही पूछ लिए। बताओ जरा, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? मैं जब भी कराया है, जब भी इसके बारे में बताया, गिन के बताया है कि यही है, ना इवन ये भूटान, नेपाल, है ना, चाइना के साथ हम कौन कौन से बॉर्डर साझा करते हैं, ये सब बताया। बताओ जरा कितने हैं? तो कितने हैं? तो याद रखिएगा ये हैं टोटल 5। कितने हैं? तो ये हैं टोटल 5। अगला, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? पोलैंड की क्या है? यह है आपकी जिलोटी। क्या है? यह है आपकी पोलिश जिलोटी। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है? चलो अगला, फिल इन द ब्लैंक्स उत्तर का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य। बताओ उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। क्वेश्चन करके आए हो, छोड़ के आए हो? 8 शास्त्रीय नृत्य भारत के। हर तीसरे दिन मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि हर एग्जाम में आते हैं, कोई भी एग्जाम दे दो उसमें ये पूछते हैं, इसलिए हर तीसरे दिन आपसे 8 शास्त्रीय नृत्य मैं लिखवा लेता हूं कि बताओ कहीं भूले तो नहीं, दिमाग पे जंग तो नहीं लगी? बताओ जरा, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा भारत का है कथक, कुचिपुड़ी, कथकली और मोहिनीअट्टम का कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम। ये कहां के हैं? ये 4 भी आपको कमेंट में लिखकर बताने, ठीक है? बाकी के तो नाम से पहचान ही जाओगे। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित, लोकसभा सत्र को आहूत और स्थगित कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। तो ये आपको याद रखना है, ठीक? चलो आगे, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। लो, जब भी आपसे वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया, क्योंकि ये अभी शुरू हुए हैं 2014 के बाद, है ना, और
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी जब भी पूछे तब आपको यह बताया है या आपसे पूछ लिया है कि आपको पता या नहीं। क्या है? 2 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 2 अक्टूबर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भास्कर डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो कोच्चि में। कहां पर है? कोच्चि में है। कहां पर? याद रखिएगा, कोच्चि में है। ठीक, चलो अगला। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? ईरानी कप, और आपका वो है आगा खां कप, आगा खां गोल्ड कप, इस तरह के डूरंड कप, ये सभी आपसे एग्जाम पूछ रखे हैं, आपको पता होंगे, आपने नोट्स बनाए, अगर बनाए हैं तो। नहीं बनाए हैं तो एक बार सर्च कर लेना, बता रहा हूं कल एग्जाम में दिखाई देंगे। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा आपका बैडमिंटन। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर आपको बताना है किसकी आत्मकथा है? सरोजिनी नायडू, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। विंग्स ऑफ फायर किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की। ब्रोकन विंग्स किसकी है? ब्रोकन विंग्स किसकी है? कमेंट में लिखकर बताओ। ठीक है, चलो। और ब्रोकन विंग और ब्रोकन विंग्स किस किस की पुस्तक है? 2 बताई हैं, याद रखना, दिमाग पर जोर डालो। ब्रोकन विंग और ब्रोकन विंग्स किस किस की हैं? बताओ फटाफट कमेंट में। ठीक है, चलो आगे। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या हो जाएगा? अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है अगर ग्लोबली तापमान अगर बढ़ता है तो समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, क्योंकि ग्लेशियर पिघलेंगे, कई बार बताया। ठीक है, तटीय रेखा में परिवर्तन होगा, जब समुद्र में वृद्धि होगी तो आज का जो मुंबई है, मालदीव है, इंडोनेशिया, सब खत्म। ठीक, आगे। फसल पैटर्न में वृद्धि होगी, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जब गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, तो फसल चक्र तो अपने आप ही बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। और इसके जो जवाब हैं अगर मैं बता दूं तो ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, है ना, डल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी या ऐप पर इसे डलवा देंगे, वहां से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है, आजकल पढ़े और पूरा पढ़ोगे तो मैं जवाब दे देता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ के जवाब बताए हैं, तो मैं जवाब दे रहा हूं, आप वहां पर मैच कर लेना। ठीक है, आजकल पढ़े लिखे युवक विदेश क्यों जाते हैं? इसका सर्वाधिक प्रबल जो सबल जो तर्क है वो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका जो सबल तर्क हो जाएगा, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने और समाज की प्रतिष्ठा समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे। ये 67 इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहां ऐसे व्यवहार की ओर संकेत करते हुए संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती। क्या कारण है? विदेश के पड़ोसियों के साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार करते हैं, बच्चों से पैसे की मांग करते हैं, बच्चों के खान पान पर ऐतराज करते हैं और बच्चों के परिवार के सदस्यों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते हैं। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका ये। विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद में आपको बताना। तो ये वहां जाके बस जाने उनके व्यवहार, जब बस जाते हैं ना, उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। इसी पैराग्राफ में लिखा है कि ना बच्चों की कमी है और ना बच्चों की गलती है और ना ही माँ बाप की, शायद ये उनके अधूरे संस्कारों की गलती है। किसकी? उनकी जो संस्कार हैं उनमें जो कमी है उसकी गलती है। ये इसी पैराग्राफ में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला, विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप द्वारा अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसी में लिखा है क्योंकि वो नहीं चाहते जग में उनकी हंसी उड़े, लोग उनसे कहें कि तुम्हें ने अपनी औलाद बाहर भेजी थी पढ़ने को। ठीक है, चलो आगे। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने जमाने की चीजों को यहां थोपना चाहते हैं। इसके लिए सही में दोषी कौन है? माता पिता का बिना बात का हट और जिद, नए माहौल में नए देश में बसने वाले बच्चे, पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं के साथ विदेश में बच्चों के साथ बसने के इच्छुक माँ बाप और 2 पीढ़ियों का अंतराल। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? जो है आपको यहां पर देना है। क्या इसमें है? तो याद रखिएगा, एक तो 2 पीढ़ियों के अंतराल, लेकिन अगर आप इसे देखें तो पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं के साथ विदेश में बच्चों के साथ बसने के लिए जो इच्छुक माँ बाप हैं वो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला हो जाएगा आपका ये। इसमें भी सेम है, आपको क्या है पैराग्राफ दे रखा है, इसके आंसर्स मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आपको ये याद रहे कि आपने क्या इसमें आंसर्स लगा के आप आए हैं।
ठीक है, क्या हो जाएगा, आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सके। सर्वोचित मांग उनसे क्या की जाती है जिससे कि जो है वो अपना अच्छे से बुढ़ापा निकाल सके। तो बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना आसानी और ना ही अपनी राय थोपें। जब आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अगला आगे है, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते। इनमें से कोई नहीं, जिनके पास अब आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, जिनके बच्चे जो ताकते नहीं है, जिनके बच्चे संस्कारहीन और माँ बाप समझदार नहीं है, जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं, मतलब जनरेशन गैप नहीं होने देते, और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब, आपका डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, कौन से माँ बाप ऐसा नहीं करते हैं, वो आपसे पूछा, तो ये हो जाएगा आपका डी। अच्छा, माता पिता द्वारा क्या, माता पिता द्वारा प्यार दुलार और समझ संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुराने पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या है। पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और इसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। जब आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको ये साफ साफ इस पैराग्राफ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला आगे है आपका ये, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसका जो एक कारण है वो है माँ बाप का संतान और उनके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहु बेटों की जिंदगी में ज्यादा दखलंदाजी, ये एक कारण है। पैराग्राफ में आपको जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देने की बात करते हैं। इनमें से किस प्रकार के बच्चे हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं। तो वो हैं जो बच्चे संस्कारहीन हैं, अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। ठीक है, नहीं ये भी नहीं है। और अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो जब आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो सही जवाब है ये आपका सी ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे, ये तो आपके ग्राफ हैं, ये गुलशन सर आपको कराएंगे और ये भी गुलशन सर ही कराने वाले हैं। ठीक है, और इनमें भी यहाँ पर कुछ नहीं है जो मैं आपको कराऊंगा, है ना। ओके ठीक, चलो आगे देखते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं है। अच्छा, इधर देखते हैं। हाँ, जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक कौन था जिसने जजिया कर लगाया था। तो जजिया कर जो फिर से लगाया था, ये लगाया था औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेज द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। तो ये है रेलवे, सबसे महत्वपूर्ण योगदान है जो अंग्रेजों ने शुरू किया था और जो हमें मिल गया। पंचतंत्र, बताओ ये क्वेश्चन तुम ना करके आ पाओगे। बेसिकली सारे क्वेश्चन तुमको करके आने चाहिए। अगर तुमने गलत किए हैं तो फिर सोचने वाली बात है कि तुम क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसे क्यों नहीं नोट करते, क्यों जो है उसका रिवीजन प्रॉपर नहीं करते। पंचतंत्र की कथाएं किसने लिखी हैं। तो पंचतंत्र की कथाएं लिखी हैं विष्णु शर्मा ने। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश ये कल ही कराया। कल जो मैराथन हुई थी उसमें फिर से कराया था। ये अधिकतर इसके लगभग 80% क्वेश्चन कल आपकी मैराथन से मिल जाएंगे, बाकी की पिछली क्लासेस से। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना उपदेश दिया, उसे कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये आपको याद रखना है। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। जब आप बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति की, जब आप बात करते हैं आपके ऐहोल प्रशस्ति की, इन सब के बारे में, तो क्या हो जाएगा इसका जवाब। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। ये इसके दरबारी कवि हैं। याद रखिएगा आपको इस क्लास को शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जो है आपको इस क्लास को पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आपको इस क्लास को पहुंचाना है। तो पहुंचाइए और अब गुलशन सर जो है वो आपकी क्लास इससे आगे देखेंगे। ठीक है।